लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू कर दी थी। उसी दौरान 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने एक कानून पास किया जिसको वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 कहते हैं। आजकल ये चर्चा में है, इसलिए हम इस जानेंगे कि इस कानून में क्या है और ये क्यों अभी चर्चा में है, और इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू मतलब संवैधानिक पक्षों को भी लेकर के एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 क्या है। तो वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 में ये प्रोविज़न है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो भी कैरेक्टर था वो वही रहेगा। मतलब ये कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई मंदिर था तो मंदिर रहेगा, कोई मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा रहेगा, या कोई भी रिलीजियस प्लेस का जो भी कैरेक्टर है दैट कैन नॉट बी चेंज। ये है वर्शिप एक्ट 1991 का। तो अब इस बारे में अभी चर्चा क्यों होने लगी है, तो वो इसलिए होने लगी है क्योंकि अभी वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के एक फैसला दिया है, जिसमें उसने ये कहा है कि जो हिंदू पक्ष था उसने सर्वे के लिए उनसे आदेश मांगा था कोर्ट से, तो कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सर्वे के लिए आदेश दिया। तो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 का हवाला देते हुए ये कहा कि इसके ग्राउंड पे क्या ऐसा किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 किसी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने से मना करता है, वो सर्वे करने से मना नहीं करता। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि सर्वे करें। तो इसीलिए ये दोबारा चर्चा होने लगी वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। जब राम मंदिर का फैसला आया था 1-2 साल पहले, तो उस दौरान भी इस बारे में वर्शिप एक्ट का मेंशन उसमें था। मतलब फैसला में जो 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में, तो उसमें इसका जिक्र था वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 का। तो ये है मेन चीज़ इस बारे में कि ये किस लिए है, एक्ट किस लिए बना था। दूसरा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड कर दी गई उस समय, सेक्शन 5 उसमें ऐड किया गया, जिसमें राम मंदिर को लेकर के एक एक्सेप्शन दे दिया गया कि क्योंकि उस समय बहुत राम मंदिर के लिए आंदोलन पीक पे था, तो इसलिए इस एक्ट में राम मंदिर के लिए क्लॉज जोड़ दिया गया कि एक्सेप्ट राम मंदिर को छोड़ करके बाकी का कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन राम मंदिर के लिए क्लॉज जोड़ दिया गया कि अभी ये कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसलिए राम मंदिर को इसमें ऐड कर दिया, इससे बाहर रखा गया 1991 के वर्शिप एक्ट से। तो ये था वर्शिप एक्ट। अब हम ये देखते हैं इसके संवैधानिक पक्षों को देखते हैं कि क्या है वो स्टैंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये कानून क्या कहता है, ये कानून ये कहता है कि अगर मान लीजिए 14 अगस्त को किसी ने किसी मंदिर को तोड़ करके 15 अगस्त को अगर मस्जिद बना दिया, तो अब वो दोबारा मंदिर नहीं बन सकता। अगर हम जाएं और कहें कि हमारा भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप टूट गया है, उसे हमें चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो ये बहुत सारे लोगों को एक इनजस्टिस जैसा लगता है। और इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो संविधान ने हमें कुछ बेसिक राइट्स दिए हुए हैं उनका हनन है, वो वायलेट होते हैं इस एक्ट से। जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के ड्राफ्टिंग में उनका क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संविधान को बनाने में। तो उन्होंने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा नाम दिया है। किसको? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब अगर किसी भी सिटीजन्स का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो दे डायरेक्टली कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये अधिकार देता है आर्टिकल 32। और ये एक्ट जो है वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 वो 32 को भी ओवरराइड कर देता है, आर्टिकल 32। तो वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 की वजह से आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 26 अगेन राइट का ही, रिलीजन का ही राइट है, तो ये सबको वायलेट करता है। तो राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस तो फंडामेंटल राइट में हमारे, और ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आता है 25 और 32 ये सारे। तो इसको कैसे कोई भी संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इनको ओवरराइड नहीं किया कर सकती।
तो इसीलिए अब इस तरह की बातें जो कानून के जानकार हैं वो लोग ये भी कहते हैं कि इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन अभी कोई हियरिंग नहीं हुई है इसकी, तो अगर इसको चैलेंज किया जाए तो शायद एक या दो हियरिंग से ज़्यादा ये टिकेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही फंडामेंटल राइट वायलेट होना अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी इस तरह के कानून को समाप्त करने के लिए। तो इसमें तो इतने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 25, तो ये तो वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में ऐसा इस तरह की चीज़ें हैं कि आर्टिकल 32 को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, 25 को नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो अब इसके लिए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं लेकिन अभी कोई हियरिंग नहीं हुई है। तो इसीलिए इस बारे में बात करना ज़रूरी था कि अगर वैसे तो अब चांसेस हैं वर्शिप एक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है आदमी, मतलब एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इससे रिलेटेड इसकी वजह से कौन कौन से राइट्स किसी भी सिटीजन के वायलेट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 32 है, 26 है, 226 है। 226 मतलब वही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बाय इनटू हाई कोर्ट में जा करके हम इसको अपने फंडामेंटल राइट को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक वर्शिप एक्ट क्या है और इसके संवैधानिक पक्ष क्या है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होती है और उस पर क्या निकल के आता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है आगे, कोई अपडेट होता है तो हम लोग फिर बात करेंगे।